कहते हैं कि द लार्जर इज योर वेस्ट लाइन, द शॉर्टर इज योर लाइफ लाइन। लेकिन ये जो कहा जाता है, ये इस अर्थ में कहा जाता है कि आपका मोटापा आपकी जीवनी शक्ति को घटाता है, लाइफ लाइन को कम करता है। लेकिन हमारी जो रुग्ण रीढ़ है, यानी हमारे रीढ़ की बीमारियां, हमारी रीढ़ की सख्ती, स्टिफनेस, वो भी हमारी लाइफ लाइन के लिए खतरा है। इसलिए योग साधकों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो अपनी रीढ़ को फ्लेक्सिबल रखें, अपनी रीढ़ की जो वर्टिब्रल गैप्स हैं उनको बैलेंस्ड रखें, जिससे कि वो टफ परफॉर्मेंस करने में भी अपनी जीवनी शक्ति का ह्रास न होने दें। रीढ़ की कशेरुकाओं की गड़बड़ से हमारी रीढ़ में तरह तरह की व्याधियाँ घर कर लेती हैं, चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे वो कैल्सिफिकेशन है, चाहे वो स्लिप डिस्क की समस्या है, लुम्बर पेन है, या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है। आज के इस कार्यक्रम में हम लुम्बर पेन निवारक क्रियाओं का अभ्यास सीखेंगे। पीठ के निचले हिस्से में होने वाले लुम्बर पेन से हम कहीं के नहीं रह जाते हैं। ज़्यादा देर तक खड़े होना मुश्किल हो जाता है, किसी भी स्थिति में ज़्यादा देर तक बैठने में भी हमें असुविधा होती है, और झुकना और मुड़ना तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। आइए हम योग की कुछ ऐसी क्रियाएं सीखें जिनमें बहुत अधिक मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती, लुम्बर पेन हमें जीवन भर नहीं होता, और साथ साथ जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि हमारे जो स्नायु तंत्र है, और ख़ास तौर से रीढ़ के दाएं बाएं जो नाड़ियाँ हैं, वो पूरी तरह से अबाधित हो जाती हैं, उनमें किसी तरह का व्यवधान खत्म हो जाता है। दर्द मिटे और जीवन मिले, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। तो फिर क्यों नहीं आप योग का रास्ता अपनाते हैं। ये मत सोचना कि हमें जब लुम्बर पेन है ही नहीं तो हम इसको क्यों करें। क्या हम लुम्बर पेन होने के इंतज़ार करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि योग इज़ द बेस्ट प्रिवेंटिव मेडिसिन। सबसे अच्छा इलाज, मैं पिछले दिनों जापान में था, वहाँ पर सबसे अच्छा डॉक्टर वो माना जाता है और सबसे ज़्यादा पैसा उस डॉक्टर को दिया जाता है जो अपने पेशेंट को बीमार नहीं होने देता। हमारे यहाँ अगर कोई डॉक्टर आपको सलाह दे, कोई योग गुरु आपको सलाह दे कि आप ऐसा करो तो आपको बीमारी नहीं होगी, तो आप सोचते हैं कि इन्होंने कोई हमारा ऑपरेशन थोड़ी किया है जो हमें इनको पैसा देंगे। जब आपका सर्जरी की ज़रूरत पड़े, महिलाओं में जब ऑपरेशन से डिलीवरी करी जाए, तब वो ज़्यादा पैसा देते हैं डॉक्टर को। लेकिन जो गुरु, जो योगी, जो चिकित्सक आपको ऐसे रास्ते बताते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो उनके लिए आप कोई खर्चा करने को तैयार नहीं होते। इसी तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो रीढ़ के विकारों से ग्रस्त नहीं हैं, उन्हें भी रीढ़ के स्वास्थ्य के लिए अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वो बीमार ना हो, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें अधिक पीड़ा न फेस करनी पड़े। आइए हम सब लोग रीढ़ को स्वस्थ करने के लिए, अपने स्पाइनल अलाइनमेंट को ठीक बनाए रखने के लिए करते हैं वो क्रियाएं जो खास तौर से लुम्बर रीजन को हमारे प्रभावित करती हैं और उसको रोग मुक्त रखती हैं। इसके लिए सबसे पहला काम, जैसे हर क्रिया में हम करते हैं, स्ट्रेचिंग, चाहे वो तानासन के रूप में है, चाहे वो मृणालासन के रूप में है, या वो ताड़ासन के रूप में है, उसको हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम टोन अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनको पीठ में तकलीफ़ है, वो लेटे लेटे ही तान आसन का अभ्यास करेंगे। लेटना इस तरह से कि आपको कमर के निचले हिस्से पे कोई जोर ना पड़े, इसलिए करवट से ही लेट करके फिर कमर को सीधा कर लेना चाहिए, जैसे अभी ये जो साधक है नवनीत, इन्होंने करके दिखाया। ताड़ासन के लिए खड़े होकर के करते हैं, तो तानासन लेट करके करते हैं। दोनों का काम यही है कि हमारी हाइट भी बढ़ती है, हमारे सिस्टम्स, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
एक्सक्लेटरी सिस्टम, यानी सारे सिस्टम्स इससे टोन अप हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, नलिका विहीन ग्रंथि जिनको हम कहते हैं, वो भी इससे स्वस्थ हो जाती हैं, क्योंकि मन भी चंगा और तन भी चंगा। हम करेंगे तानासन। लेटे लेटे हथेलियों को ज़मीन पे चिपका लेते हैं थाइस के बराबर में, पैरों को आपस में मिला लेते हैं। योगिक क्रियाओं में टेंशन नहीं लेनी है, मजे मजे में करते जाओ। श्वास भरते जाइए, हाथों को ऊंचा उठाइए और ऐसे अंगड़ाई लेते हुए ऊपर की तरफ बदन को खींचिए। कूल्हे से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खिंचा हुआ है, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, यानी शरीर तना हुआ है लेकिन चेहरा शांत और आनंद है, ऐसा होना चाहिए। फिर हम श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को नाभि से नीचे जंघाओं के पास ले आते हैं और बराबर में ज़मीन पर टिका करके हथेली आसमान की तरफ खोल करके बदन को ढीला छोड़ देते हैं। देखो, आराम तभी होता है जब आप कब्जा पूरी तरह छोड़ दें और अपने आप को राम के भरोसे छोड़ दें, तो होगा आराम। इसलिए हथेलियाँ खोलने की आदत डालो। हम जिंदगी भर मुट्ठियाँ भींचते रहते हैं, कभी गुस्से में मुट्ठी भींचते हैं तो कभी पकड़ने में मुट्ठी भींचते हैं और कभी इसलिए मुट्ठी भींचते हैं कि हम छोड़ना नहीं चाहते। ये छोड़ना एक दिन पड़ेगा। जब हम छोड़ने की आदत रोज़ डाल लेंगे तो हमें कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। जो नहीं छोड़ते उन पर काल का घूसा पड़ता है और मुट्ठी खुल जाती है, लेकिन तब पीड़ा होती है। योगी प्रतिदिन मरना सीखता है, इसलिए उसे जीना आ जाता है। आइए हम फिर से इसी क्रिया को दोहराते हैं, यानी इस क्रिया को आप अपने नियमित अभ्यास में 5 बार ज़रूर दोहराइए। 3 से 5 बार, शुरू में 3 बार करिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 बार तक इसको ले जाइए। यानी जिस समय तानासन की अवस्था में हैं आप, उस समय शरीर पूरा तना हुआ होना चाहिए, खिंचा हुआ होना चाहिए। रिलैक्सेशन में है तो पूरा प्रयास छोड़ देना चाहिए, रिलैक्स करें। इसके बाद हम लेते हैं दूसरा अभ्यास, विपरीत जानु भूस्पर्शासन। इस क्रिया को करने के लिए, क्योंकि आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन क्रियाओं को हम करते हैं। पैर को इस तरह से फोल्ड करते हैं कि घसीट करके हिप्स के बराबर में एड़ियों को ले आया जाए। इसके बाद दोनों पैरों को लगभग 1.5 फीट दूरी पे पहुंचा दिया जाए। पैरों को 1.5 फीट दूर खोल दिया जाता है। हथेलियों को भी आराम से 1.5 फीट दूर कर दिया जाए। ऐसा करने के बाद में बाएं घुटने को दाहिने पंजे के पास लाने की कोशिश करिए। कोई भी क्रिया, जिन लोगों को पीठ की दर्द की प्रॉब्लम है, चाहे वो स्लिप डिस्क की वजह से है, चाहे वो लुम्बर पेन की वजह से है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से है, या अर्थराइटिस की वजह से है, या वो कैल्सिफिकेशन हो जाने की वजह से है, उन्हें झटके से यानी जर्क के साथ कोई क्रिया नहीं करनी है। और योग में तो चाहे श्वास लेना है, चाहे बोलना है, चाहे चलना है, चाहे गाना है, चाहे क्रियाएं करना है, वो सब धारा प्रवाह होना चाहिए। धारा प्रवाह तभी होगा जब हमारे जीवन में एक रिदम आ जाएगी। इसी तरह से फिर सांस भर छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में। अब दाहिने घुटने को बाएं पंजे के पास ले जाना है श्वास भरते हुए, और कूल्हे के ऊपरी हिस्से से लेकर के और घुटने तक पूरी मांसपेशियों में इससे खिंचाव आता है, और ख़ास तौर से जो हमारा लोअर बैक है वो इससे अफेक्टेड होता है। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। ऐसे ही एक बार बायां दाहिने को छुए, एक बार दाहिना बाएं को छुए, इस तरह से हमारा अभ्यास ये चलता रहता है। इसको हम 5 से 10 बार तक इस क्रिया को करके फिर पैर को वापस फैला करके बदन को ढीला छोड़ देते हैं। ये हुआ विपरीत जानु भू स्पर्श आसन। इसके बाद तीसरी स्थिति हम लेते हैं द्विपाद पवन मुक्तासन। इसमें दोनों पैरों को इसी तरह से फोल्ड करना, दोनों घुटने साथ साथ रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सीने की तरफ ले लेना, दोनों हाथों से इसको जप्फी पा लेना यानी ग्रिप कर लेना, चेहरे को ऊंचा उठा लेना इस तरह से कि दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी आ जाए। ना आए तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, यहीं रुक करके पूरा पूरा सांस लेना और छोड़ना, पूरा पूरा सांस लेना और छोड़ना। ये है द्विपाद पवन मुक्तासन। फिर श्वास भरते हुए सिर को वापस ज़मीन पर टिका दें, पैरों को वापस ज़मीन पर टिका दें, पैरों को धीरे से घसीट करके वापस फैला दें। चौथी क्रिया इस अभ्यास में हम लेते हैं कटि चक्र की क्रियाएं। कटि चक्र की क्रिया में
फिर से पैर को इसी तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों हथेलियों को सिर के नीचे ले लेंगे, दोनों कोहनियां जमीन पर रहेंगी। श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को बाईं तरफ ले जाना और चेहरे को दाहिनी तरफ ट्विस्ट कर देना। सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाना और उसी तरह से बिना जर्क के इस क्रिया को करेंगे। सांस भरते हुए दाहिनी तरफ दोनों घुटने आएंगे, फेस बाईं तरफ जाएगा। जैसे आप बाथरूम में कपड़े धोते हैं तो जब उनको निचोड़ते हैं तो आधा बाहर की तरफ आधा अपनी तरफ, तो सारा मैला निकल जाता है और आपका कपड़ा निर्मल हो जाता है। बस यूं ही समझ लीजिएगा कि ये जो हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट है ये हमारे स्पाइनल जो वर्टिब्राज हैं, मतलब उनके अंदर जितने भी विजातीय तत्व हैं उनकी वो निकासी कर देता है, वहाँ उनको बाहर निकलने के लिए, एक्सपेल होने के लिए विवश कर देता है और फिर नॉर्मल और स्वस्थ हमारी रीढ़ बचती है। ऐसा करने के बाद में फिर हम सेकंड स्टेप इसका लेते हैं, जिसमें पैरों को ऐसे ही फोल्ड करना है दोबारा से और दोनों हाथों को ज़मीन पर, यानी हथेलियों को ज़मीन पर 1.5 फीट दूरी पर टिका देना है। दोनों घुटनों को सीने की तरफ लाएंगे इस प्रकार और श्वास भरते हुए, यानी ये जब हमने घुटनों को सीने की तरफ लाया तो हिप्स थोड़ा सा ऊंचे उठ जाते हैं इसमें, क्योंकि टेल बोन जो है वो ऐसे सीधी नहीं है, वो ऐसे आकर के, यानी हमारे नीचे जंक्शन बॉक्स से नीचे जा करके थोड़ी सी कर्व होती है, तो उस अवस्था में इसको ले आना है। फिर सांस भरते हुए बाएं तरफ जाएंगे और पैरों के पंजे बाएं हाथ को टच करेंगे, यानी पैरों के पंजों से हाथ की हथेली को टच करना। ऐसे ही वापस फिर पैरों के पंजों से दाहिने हाथ की हथेली को टच करना। ये मूवमेंट हमारा चलता रहे। अगर इसको करने में आपको असुविधा होती है तो बीच में आप एक बार रुक करके पैर जमीन पर टिका करके रेस्ट कर सकते हैं। पैर जमीन पर टिका करके बदन को ढीला छोड़ दीजिए और फिर इसी तरह से घुटनों को सीने की तरफ लाइए और दोनों पंजों को हाथ के पंजे के पास ले जाएंगे। इसी तरह से दाहिनी तरफ ला करके भी हाथ के पंजे से इसको टच करेंगे। ये हमारा हुआ कटी चक्र का नेक्स्ट स्टेप, यानी अभी 2 स्टेप हमने किए हैं। एक में दोनों घुटने फोल्ड करके घुटनों को ज़मीन से छूना और दूसरे में घुटनों को सीने की तरफ ला करके पैर के पंजों से हाथों के पंजों को छूना। इसके बाद हम लेते हैं सेतु बंध आसन या ब्रिज पोस्चर। सेतु बंध आसन कमाल का आसन है, आपको लुम्बर पेन की समस्या होने ही नहीं देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पैरों के एड़ियों को हिप्स के पास ले आते और हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लेते हैं। अगर न पकड़े जाएं, कि बहुत बार होता है कि भारी होता है शरीर, अभ्यास योगाभ्यास करने के आदी नहीं होते हैं, तो पैर पकड़ना मुश्किल हो जाता है, तो आप हथेली को ज़मीन पर ही टच कर लें इस तरह से और फिर पैर के तलवे और हाथ की हथेलियों पर जोर रखते हुए जो बीच का हिस्सा है इसको सांस भरते हुए ऊंचा उठाते हैं। आपकी स्थिति में उतना ही लाभकारी होगा, इतना करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना और जो कूल्हे के एकदम ऊपर वाला हिस्सा है, यानी रीढ़ का निचला हिस्सा, उसको ज़मीन पर प्रेस डाउन करना है। अक्सर क्या होता है कि अब आप जैसे लेटे हुए हैं तो पीठ आपकी ज़मीन पर है, हिप्स आपके ज़मीन पर है, लेकिन हिप से ऊपर जो कमर के पीछे वाला हिस्सा है उसमें गैप रहता है, वो ज़मीन पर टच नहीं करता है। लेकिन जब सेतु बंध के साथ पृष्ठ स्पर्श आप करेंगे, यानी पीठ को पूरा ज़मीन पर प्रेस डाउन करेंगे, उसके बाद आप रिलैक्स करें। एक बार फिर से देखें, श्वास भरते हुए ऊंचा उठाना, यहाँ थोड़ी देर रुकें और नॉर्मल श्वास भी लेते हुए इसमें रुक सकते हैं। फिर अगर सांस भर के कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। हिप्स के टिकने के बाद और ऊपरी पीठ के टिकने के बाद बीच वाली पीठ को ज़मीन पे टच करना, क्योंकि ऐसी स्थिति समझें कि आपकी ये ऊपरी पीठ ज़मीन पर है, ये हिप्स जो हैं ये भी ज़मीन पर हैं, लेकिन जो ये बीच का हिस्सा है ये ज़मीन से उठा रहता है। इसको जब हम प्रेस डाउन करेंगे तो ये जो हिप्स का निचला हिस्सा यानी टेल बोन वाला हिस्सा है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, वरना सामान्य स्थिति में आपका ये हिस्सा जो कमर का निचला हिस्सा है ज़मीन से उठा रहता है। तो इस स्थिति को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके हमें करना है। इसके बाद हम लेते हैं ऊर्ध्वमुखी श्वान आसन और अधोमुखी श्वान आसन।
जिस तरह से सेतु बंधासन और पृष्ठ स्पर्श हमारे लुम्बर पेन को कभी भी न होने देने वाला आसन है, इसी प्रकार से इफेक्टिव है हमारा ऊर्ध्वमुखी श्वानासन और अधोमुखी श्वानासन। ये स्पाइनल अलाइनमेंट को पूरी तरह से सही करता है। इसके लिए क्या करते हैं कि पैरों को दाहिने पैर को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से और बाएं हाथ को ऊंचा उठा करके सिर से ऊपर ज़मीन पे ले लेते हैं। दाहिने हाथ को बाईं तरफ ज़मीन पे टिकाएंगे और घुटने का सहारा लेते हुए हम पेट के बल हो जाएंगे। ये मैंने पहले स्लिप डिस्क की समस्या वाले कार्यक्रम में भी बताया था कि ख़ास तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि पीठ के जो रोग होते हैं, पीठ की जो तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर से पीठ के निचले हिस्से में जो तकलीफ़ है, उसमें हम लोगों को कैसे उठना और कैसे बैठना चाहिए, किस तरह लेटना चाहिए, किस तरह खड़े होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रहे कि सीधे सीधे लेटना और सीधे एकदम से उठ जाना या अचानक करवट बदल लेना, ये हमारी तकलीफ़ को कई बार बढ़ा देता है। तो जैसे हमने बताया नवनीश ने, उस तरीके से पीठ के बल होना है। और अब हथेली को कंधों के नीचे लेकर के हथेलियों पर पूरा जोर डालते हुए बाजू को सीधा कर लेते हैं और कमर बीच में लटकी रहती है। आपने कुत्ते को देखा होगा, क्योंकि मैंने कहा कि बहुत सारी क्रियाएं हम लोग इन पशुओं से सीखते हैं, इन क्रीपर्स से सीखते हैं, इन चौपायों से सीखते हैं, पेड़ पौधों और लताओं से सीखते हैं। उन्हीं के नाम पर उन क्रियाओं के आसन हैं। यहाँ तक कि तड़ागी मुद्रा हमने तालाब से सीखी है, पर्वत आसन हमने पहाड़ से सीखा है, ध्यान का जो बक आसन है वो हमने बगुले से सीखा है, कौवे से हमने आसन सीखा है। तो ऐसे ही जो ये श्वान है कुत्ता, आपने देखा कि सुबह कुत्ता उठता है, एक लंबी सी अंगड़ाई लेता है आगे को चेहरा ऊंचा करके, पीछे पैर लंबे हो जाते हैं और बदन को आगे की तरफ खींचते हैं। तो ये ऊर्ध्वमुखी श्वानासन कहलाता है। मुंह भी ऊंचा कर लेता है वैसा करने में, फिर श्वास छोड़ते हुए वो पीछे की तरफ को बदन को खींचता है। ये अधोमुखी श्वानासन कहलाता है। अधोमुखी श्वानासन में एड़ी जमीन पर है, हिप्स ऊंचे हैं, कमर से आगे का हिस्सा झुका हुआ है, बीच का कमर का हिस्सा दबा हुआ है। इसी तरह से थोड़ी देर इसमें रुकें, जब लगे कि अब थोड़ा सा असुविधा लग रही है तब फिर दोबारा से ऊर्ध्वमुखी श्वानासन में आ जाएं। ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करना, फिर यहाँ से दोबारा से हम अधोमुखी श्वानासन की स्थिति में चले जाते हैं इस तरह से। तो ये ऊर्ध्वमुखी श्वानासन और अधोमुखी श्वानासन का अभ्यास हम करते हैं। इसके बाद हम बैठ जाते हैं वज्र आसन में। वज्रासन कमर के जो पॉस्चरल डिफेक्ट्स हैं, यानी गलत बैठने की वजह से जो हमारी रीढ़ में विकृति आती है, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस में आती हो, चाहे वो बैक एक जिसको हम कह देते हैं, ओवरऑल बैक में पीड़ा होती हो, चाहे वो स्लिप डिस्क की समस्या हो और या फिर लुम्बर पेन की समस्या हो, इन सभी समस्याओं में वज्रासन आपको वज्र की तरह से मजबूत बना देता है, उन समस्याओं से आपको बाहर निकाल लेता है। जिन लोगों को ये पीठ की दर्द की समस्याएं हैं, चाहे वो चारों में से कोई सी ही क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए खासतौर से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आहार में, क्योंकि हरितिका यानी हरड़ वो औषधि है जो वायु के समस्त विकारों को नष्ट करती है। दर्शन कहता है, आयुर्वेद कहता है कि हरितिकी मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी कदाचित कुप्यति माता न च उदरस्था हरितिकी। हरितिका जो है, हरड़ हर्रे जिसको हम कहते हैं, वो माँ की तरह से हमारा भला करती है। कभी कभी माँ तो नाराज़ भी हो सकती है, लेकिन पेट में पड़ी हुई हरड़ कभी नाराज़ नहीं होती, वो हमेशा हमें फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचाती है। तो हरड़, सौंठ, छोटी पीपल और गुड़ या मिश्री, इसका आप सेवन, यानी हरितिका ले लें, छोटी पीपल ले लें, थोड़ी सौंठ ले लें, है ना, और गुड़, इनको पेस्ट बना करके या पाउडर बना करके और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके इसका सेवन हम कर सकते हैं। गुड़ में अगर लगता है चिपचिपा हो जाएगा तो शक्कर मिला सकते हैं, तो वो चम्मच भर मात्रा जो है उसकी आप दूध के साथ में सेवन करिएगा या उष्ण जल के साथ में सेवन करिएगा। इससे आपके वायु संबंधी उपद्रव तो शांत होंगे ही होंगे, बाकी आपकी चुस्ती, स्फूर्ति और फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। तो हमने सीखा कि किस तरह से आसान सी छोटी छोटी सी क्रियाओं के द्वारा हम लुम्बर पेन जैसी जो जानलेवा यानी बहुत परेशान करने वाली तकलीफ़ है, शूटिंग पेन हमें देती है, उससे हम निजात पा सकते हैं।
इससे योग के द्वार आपके लिए खुलेंगे, साधना के द्वार आपके लिए खुलेंगे। और आप इंतज़ार ये बिल्कुल मत करिएगा कि हमें जब लुम्बर पेन होगा तब हम इन क्रियाओं को किया करेंगे, बल्कि इन क्रियाओं को करिए और लुम्बर पेन को होने ही मत दीजिए।